लाइक आप किसी वर्क से जा रहे हो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहे हो या रेडियो जा रहे हो, तो आपको जो रास्ते में टाइम मिलता है या वहाँ पे जो टाइम मिलता है, आप वहाँ पे हाँ 1-2 मॉड्यूल करके आ गए। रास्ते में भी पढ़ाई करते हैं? यस सर, आप टाइम निकालना ही पड़ता है। Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Himanshu Gupta and today I have with me Dr. Vipul Garg, who has secured a rank 82 in INI CT exam. So today he will be sharing with us his journey, how his hard work, his consistency and his patience lead him to achieve such a great rank in the INI CT. So first of all, big congratulations Thank you, Dr. sir. Vipul. Thank you, sir. And I Thank want so to tell much, you sir. one more thing, that he had also secured rank 1 in 2015 also. Okay. सो डॉक्टर विपुल, पहले बताओ यार कि तुमने INI-CT के लिए तैयारी कब से शुरू करी थी? एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग जो थी वो 3rd ईयर MBBS के दौरान से थी। अच्छा। 3rd ईयर से ही मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ। इनिशियली मैं अपनी पूरी क्लिनिकल पोस्टिंग सब कुछ अटेंड करता था। शुरू से ही मैं अपने नोट्स पे बहुत कंसिस्टेंट था। अच्छा। मतलब मेरा मोटिव था कि एक ही नोट्स को मल्टीपल रिवीजन देना, देन मल्टीपल सोर्स पे जाना। तो मैंने डैम से कोचिंग ली। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हाँ मैंने कहीं और से भी ली। जैसे फार्मा के लिए मैंने GRG सर से ली, ऑर्थो के लिए मैंने अपूर्व मेहरा सर से ली। तो शुरू से ही मैं बहुत कंसिस्टेंसी से वर्क करता था कि हाँ, और साथ में कुछ क्वेश्चन बैंक्स इनिशियली ही मैंने शुरू कर दिए 3rd ईयर से, एंड फाइनल ईयर तक मैं बहुत हाँ कर रहा था। डेली में अराउंड 10-20 क्वेश्चंस करता था सोल्व। जैसे ही मैं इंटर्नशिप में आया तब मैंने GT देना शुरू किया, TNDs अटेंड किए और मैं उसको टाइमली रिवाइज करता था। जैसे मैं मेरी सर्जरी की पोस्टिंग सबसे पहले शुरू हुई थी, तो जैसे ही सर्जरी की पोस्टिंग शुरू हुई तो उसमें थोड़ा हार्ड था मेरे लिए। मैं बहुत थक जाता था, आते ही सो जाता था। तो फिर मैंने इससे भी एक कॉप अप का मैकेनिज्म तैयार किया। तो मैं मॉड्यूल सॉल्व करने लग गया। ठीक है, जो मैंने पढ़ा होता था उससे पहले मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था ताकि मुझे पता लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज़ के है। तब मैं उसके बारे में पढ़ पाता था आराम से। मैं फोकस हो पाता था कि हाँ इस टॉपिक से मुझे सिर्फ इतना ही करना है। देन मैं 5 डेज क्या करता था कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट करता था। थोड़ा हम पहले MBBS का डिस्कस करें। MBBS में जैसे तुमने बताया कि तुम नोट्स पढ़ते थे, ठीक है, और उसकी मल्टीपल रिविजन्स करते थे, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ी है तुमने MBBS में? यस सर, मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हमेशा रेफर करता था। तो थोड़ा मुझे अपना बताओगे कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का क्या मेथड होता है? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स खत्म नहीं होती हैं, पहले नोट्स पढ़ने हैं या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे जाना है, या पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है फिर नोट्स बनाने हैं, कैसे करते थे? एक्चुअली मैं अपने नोट्स जो होते थे वो आते ही पढ़ता था। कोचिंग से जैसे ही आया मैं अपने नोट्स कंप्लीट करता था। अच्छा। उसके बाद मुझे पता होता था कि हाँ ये टॉपिक मुझे देखना है। फिर मैं साथ में अपने प्रीवियस ईयर प्रॉफ के क्वेश्चंस भी देखता था। अच्छा। कि यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा। तब मैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देखता था। लाइक मेरे को अगर एनाटॉमी देखना है तो मैं उसकी इमेजेस सारी ग्रेस से चेक करूंगा। एंड देन उसकी थ्योरी के लिए मैं BDC देखूंगा। अगर मेरे को फिजियो करना है तो मैं उसको गैनोंग से भी देखूंगा, और समझने के लिए अगर मुझे वो हार्ड लग रहा है टॉपिक कि गैनोंग से नहीं आ रहा तो मैं गाइटन भी देखूंगा उसके साथ में। 3rd ईयर में करा था तुमने? 3rd ईयर में सर मैंने बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स पे ही फोकस किया था। लाइक PSM के लिए मैंने पार्क्स पढ़ी थी। लेकिन मैं पूरी कोई भी बुक नहीं पढ़ता था। जो मेरे को मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता था फॉर MCQ पॉइंट एंड फॉर प्रॉफ पॉइंट, मैं वही टॉपिक पढ़ता था सिर्फ। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ना कि स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि अगर हमें कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो हमें उसमें से सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है। और वो सिलेक्टिव चीजें हमें कहाँ से पता लगती हैं? सर एक्चुअली वो सिलेक्टिव चीज़ हमें अपने ही नोट्स से पता लगती है। जो हम देखते हैं कि हम जो कोचिंग के नोट्स बनाते हैं, सारी कोचिंग इक्वली गुड है, और जो वो नोट्स बनवा रही है उसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। साथ में जो प्रॉफ के क्वेश्चन होते हैं, अब प्रोफेसर जो है वो आगे MCQ पेपर डिजाइन कर रहे हैं तो उनकी सोच तो नहीं बदलेगी। तो जो क्वेश्चन सारे उन्हीं से MCQ आएंगे, तो हमें वही टॉपिक जो है वो फिर हमें पढ़ना चाहिए बुक से। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि अगर हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है और हम पूछते रहते हैं सीनियर से कि यार क्या पढ़ें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आर बेसिकली जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बैंक है तुम्हारा, है ना? यस सर। या फिर तुम्हारे प्रोफेशनल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रॉफ के एग्जाम के क्वेश्चन हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम उनको भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे, उतना पढ़ लो, अगर तुम्हारा उतना हो जाए उसके बाद तुम
और सर मैं एक और पॉइंट पे फोकस करना चाहूंगा बच्चों के लिए। हाँ। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा। हाँ, पहले क्या था कि अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अच्छा। बट अब फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स, थर्ड एंड फाइनल ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग, अच्छा। सारे जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड एग्जाम पैटर्न चेंज भी ऐसे ही हो रहा है कि हमें क्लिनिकली ओरिएंट होना चाहिए, तो हमें क्लिनिकल पोस्टिंग पे बहुत फोकस करके जाना चाहिए एंड उनसे कुछ सीख के ही आना चाहिए जितना हो सके। और मुझे डॉक्टर विपुल ने बताया भी कि उन्होंने अपनी एमबीबीएस के टाइम पे कोई भी क्लिनिकल पोस्टिंग मिस नहीं करी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम अपना पढ़ाई में कितना कंसिस्टेंट थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में कंसिस्टेंट थे। तो क्लिनिक्स में जाओ, जब तक तुम पेशेंट्स नहीं देखोगे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना पढ़ने का। जैसे मैं क्लिनिकल पोस्टिंग में एक केस देखता हूँ, लाइक इन सर्जरी अगर मैंने एब्डोमिनल लंप देखा तो आते ही मैं क्या करता था कि उसके क्लिनिकल पॉइंट्स नोट करता था। जो मैंने केस प्रेजेंट किया वो मैं नोट करता था कि क्या क्या चेंज करने हैं, एंड देन मैं उसकी डीडीज पे जाके उसी डीडीज को एक बार अपनी नोटबुक से पढ़ता था। तो ऐसे करके मेरी मल्टीपल रिविजन्स हो जाती थी। बहुत सही तैयारी करी तुमने एमबीबीएस में। जैसे तुम बता रहे थे कि इंटर्नशिप में जनवरी से ही तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे अपने एक वीक का रूटीन बताओ कि कैसे तुम सब्जेक्ट को उठाते थे, कैसे तुम उसका क्यू बैंक सॉल्व करते थे, कब जीटीज देने शुरू करे और कितना फ्रीक्वेंटली देते थे। एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था तो 1 जनवरी से ही मैंने शुरू कर दिया था अपनी प्रिपरेशन को, और मैंने अपने नोट्स पढ़ता था मैं 5 डेज। उसमें क्या होता था, मेरे को लगता था कि रेलिवेंट इमेजेस मुझे देखनी है। लाइक फॉर पैथोलॉजी अगर आपने रॉबिन्स की या फिर हिस्टो स्लाइड्स नहीं देखी तो फिर पूरी पैथ पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो रॉबिन्स से स्लाइड्स भी देखनी है सर? यस सर। अच्छा। तो साथ साथ में 5 डेज ये करता था एंड देन टीएनडी देके जो टीएनडी करता था उसके आके मैं रिवाइज करता 2 डेज के लिए। अच्छा। यस सर। तो वो जो मैं रिवाइज करता था, मैं ऐसे नहीं था कि सिर्फ उसी चीज को क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक एक ऑप्शन है मेरे सामने और एक नया टॉपिक है, तो अगर वो नया टॉपिक है, अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है मेरे लिए, तो मैं अपने नोट्स में ऐड अप कर लिया करता था। अच्छा। अगर वही मेरे नोट्स में है तो मैं दूसरे सोर्स पढ़ने की जगह मैं अपने ही नोट से गो थ्रू हो जाता था उस टॉपिक के लिए। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है डॉक्टर विपुल ने कि अगर तुम टीएनडी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें टीएनडी के क्वेश्चंस देख के जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स को तुम अपने नोट से रिवाइज कर लो, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, मेरे से लोग बहुत पूछते हैं कि मैरो क्यू बैंक को हम जो मतलब इतनी सारी एक्सप्लेनेशन होती है वो अपने नोट्स में कैसे ऐड करें? मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप पूरी एक्सप्लेनेशन को उसमें ऐड अप कर लो और फिर आप उसको पढ़ ही नहीं पाओ, फिर आप बाद में एक नए नोट्स को सर्च करो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर हो तो आप ऐड कर सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर नहीं है, आप उसमें से रेलिवेंस देखो कि कितना आ सकता है। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पीजी का एग्जाम, पीजी के एंट्रेंस के लिए क्लियर करना है, ना कि एक आपको पीजी का एग्जाम देना है। वहाँ पीजी का प्रूफ नहीं चल रही है, तो पीजी के एंट्रेंस के लिए आपको कितना आना चाहिए उसके लिए प्रिपेयर तो करना है। ये कैसे पता लगेगा? सर एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर से हमें थोड़ा मतलब आइडिया मिल जाता है ये चीज का। अच्छा। और थोड़ा गट फील भी होता है। साथ में क्या है कि हम इमेजेस देख सकते हैं, इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसी में हम एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें सारे क्वेश्चंस ऐड नहीं करने, अगर हमें कुछ चीज लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, यस सर, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एज ए डॉक्टर भी हमें पता होना चाहिए, तो उस चीज को हम ऐड कर लें, और जो चीज हमसे ऐड नहीं हो रहा उसको हम बुक मार्क कर दें, है ना? यस सर। एक और चीज मैं कहूंगा मैरो की क्वेश्चन बैंक के लिए कि आपको पूरा क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लाइक आपको मेनली जो इमेजेस वाला पार्ट है जो आपको कवर करना है, साथ साथ आप उस पर प्राइमरी फोकस करो, और जो आपको सब्जेक्ट लाइक करना है, जैसे मैं फर्स्ट डे कोई सब्जेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं वो 3 डेज वही सब्जेक्ट करके खत्म कर चुका हूँ, तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद उसका जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना ज्यादा प्रेफर करूंगा। इससे क्या है, मेरा रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है और पता भी लग रहा है कि मुझे ये मेरे वीक टॉपिक्स है, मुझे इनको दोबारा रिवाइज करना है। यही टेक्निक हम क्यू बैंक के लिए भी लगा सकते हैं ना, कि जैसे मैंने एक 4-5 दिन में एक सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ लिए। सर एक्चुअली क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक जो क्यू बैंक है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें कुछ डेज फिर एक्स्ट्रा लग जाएगी। अगर हम ड्रॉप ईयर हैं तो हम पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा कर सकते हो, बट इंटर्नशिप के साथ करना थोड़ा टफ हो जाता है सर। हाँ, इंटर्नशिप में क्या है कि थोड़ा कहीं पे जैसे टाइम मिल जाता है, लाइक आप किसी वर्क से जा रहे हो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहे हो या रेडियो जा रहे हो, तो आपको जो रास्ते में टाइम मिलता है या वहाँ पे जो टाइम मिलता है, आप वहाँ पे 1-2 मॉड्यूल करके आ गए, रास्ते में ही पढ़ाई करते हैं। यस सर, आप टाइम निकालना ही पड़ता है अल्टीमेटली। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात बताई है डॉक्टर विपुल ने,
तो इंटर्नशिप में अगर तुम्हें निकालना है, टॉप 100 में रैंक लेके आना है INI-CET में, तुम्हें रास्ते में भी पढ़ाई करनी है। और कैसे टाइम निकालोगे, क्योंकि 4 बजे तक तो तुम हुई। तो मैं भी लोगों को वैसे थोड़ा बहुत एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर तुम ब्लड बैंक के बाहर खड़े हो, यस सर, जब तक वो दे रहे डिपार्टमेंट जा रहे हो, तो उस टाइम में अपना टाइम यूटिलाइज करो। कुछ क्यू बैंक सॉल्व कर लो, या कुछ दो तुमने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं उसको कर लो, या तो मैं ये कहता हूँ कि यार तुम अपने नोट्स की फोटोज ले लो और उसको स्वाइप करके रिवाइज कर लो। क्वेश्चन बैंक हमने कर लिया और हाँ, हमें लग रहा है कि ये बुक मार्क कर लेते हैं हम, कि ये बाद में हमें देखना है। कई बच्चों के साथ क्या होता है कि नया टॉपिक चलते चलते या खड़े हुए पढ़ने में दिक्कत होती है। इनिशियली मुझे भी हो रही थी यही चीज। तो मैं क्या करता था, जो मैं पढ़ लेता था, जिसको मैंने बुक मार्क कर लिया, बस मैं उसी टॉपिक को उस टाइम में पढ़ता चलते वक्त। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मुझे उसके बारे में प्राइमरी नॉलेज होती थी, बस मैं उसको एक बार रिवाइज कर रहा था अपनी आंखों के सामने से। अच्छा, बहुत सही है यार, ये काफी अच्छा मेथड है कि तुमने कैसे अपना इंटर्नशिप के टाइम पे भी तुम्हें अपना टाइम यूटिलाइज करा। यस सर। तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहूंगा कि यार मैं काम करके आता हूँ, उसके बाद मैं थक जाता हूँ, उसके बाद मैं मोटिवेटेड कैसे रहूँ यार पढ़ाई के लिए? एक्चुअली मैं थोड़ा स्लीप वेक शेड्यूल ना यहाँ पे चेंज भी कर लिया करता था अपना। अच्छा। जैसे मैं काम करके आ गया हूँ, उसके बाद मैं आके सो गया। जब मैं जाने से पहले, ड्यूटी से पहले थोड़ा कम सो के जाता था। उस टाइम में पढ़ता था। अच्छा। एंड देन आके सो गया, तो मेरी स्लीप वेक साइकिल थोड़ी अल्टर्ड हो जाती थी। बट मुझे टाइम मिल जाता था अपने लाइफ में। अच्छा। और अगर मुझे लगता है तब भी मैं फैटिक फील करता था, तो मैं फिर क्वेश्चन बैंक कर लिया करता था। अच्छा। या फिर कोई टेस्ट दे लिया। मतलब जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा होता। यस सर। बड़ा अच्छा पॉइंट है, मुझे भी लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि इंटर्नशिप का जो टाइम है वो कम सो के निकाल दो। यस सर। एक्चुअली पोस्टिंग से जाने से पहले आप थोड़ा कम सो के जाओ तो चलता है। हाँ। फिर आके आप यहाँ पर आके आप सो जाओ एंड उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। तो ये काफी अच्छी टेक्निक बताई है जो तुम फॉलो कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप में, है ना? तो डॉक्टर विपुल, थोड़ा जीटीज के बारे में बताइए हमें। एक्चुअली मैंने अपना फर्स्ट जीटी जो है वो अराउंड अप्रैल में दिया था, अप्रैल के शुरू में। तो मेरे शुरू में ही अच्छे मार्क्स आए थे 781 एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ इस बार हो जाएगा, बस मुझे इसी कंसिस्टेंसी से करना है। तो बीच में मैंने फिर शुरू किया उसी कंसिस्टेंसी से करना, पता नहीं क्या हुआ, तो बीच में थोड़े मार्क्स डाउन होने शुरू हुए। अच्छा। देन मैंने 780 से कम हो गए। यस, 781 थे मेरे फर्स्ट में एंड देन उसके बाद मेरे कम होने थोड़े से कम हो गए। मतलब मुझे इंक्रीज नहीं मिल रहा था, मेरा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, जो लास्ट 3 सब्जेक्ट्स है मैं उनको पिकअप करता हूँ और उन्हीं के बारे में मैं पढ़ता हूँ। तो मैं वो लास्ट 3 जो भी आता था, स्पेशली जो लास्ट वाला था। लास्ट 3 का क्या मतलब हुआ? जैसे जिसमें मेरे मार्क्स सर सबसे कम आते थे, लास्ट 3 सब्जेक्ट्स जो लिस्ट में होते थे, मैं एनालिसिस जरूर करता था। अच्छा। और जो लास्ट में 3 आते थे, लाइक मेरा साइकेट्री सब्जेक्ट, मेरे को इसकी वजह से 4 to 5 टाइम्स पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो हर बार नीचे जा रहा था एंड बाद में वो हाँ सबसे ऊपर भी चला गया था इस चलते। अच्छा, तो तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट भी हो गया था। यस सर। तो काफी अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर विपुल ने कि अगर हम पूछते रहते हैं ना कि मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, तो ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने का यही वाला तरीका हो गया ना। देखो, जैसे मैं एक जीटी देता था। हाँ। तो जीटी को मैं एनालाइज करता, सबसे पहला काम मैं जीटी देने के बाद एनालिसिस करता था। हाँ। उस एनालिसिस में मैं स्कोर्स चेक करता था कि हर सब्जेक्ट के साथ परसेंटेज वाइज कितना स्कोर है। लाइक जो स्कोर सबसे कम होता था, जो सब्जेक्ट सबसे नीचे होता था, मैं उसको सबसे पहले उठाता था। अच्छा। अगर चाहे वो मैंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। और अगर तुम उस टाइम पे कुछ और पढ़ रहे हो सर, वो मैं साथ साथ मतलब कवर अप करता था। मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट शुरू कर दिए और साथ में क्या करता था, जैसे ये मैंने सब्जेक्ट शुरू किया अपना, उसको जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को 3 आवर्ली डे में मेरे को मतलब 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। और उसमें से फिर मैं देखता था कि मेरे गलत क्या हुए। उस पे मेरा ध्यान ज्यादा फोकस रहता था, उस टॉपिक्स पे जो मेरे गलत होते थे। अच्छा। और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे। अच्छा। और साथ में मैं क्या करता, जैसे एक मेथड ये यूज करता एनालिसिस वाला। उसके बाद जब मैं पूरा जीटी रिवाइज करता था, जब शुरू में मेरे पास टाइम होता था तो मैं पूरा का पूरा जीटी रिवाइज करता था। अच्छा। चाहे वो ठीक हो चाहे कोई आंसर गलत हो। तो जैसे मेरा कोई आंसर हुआ, अगर मुझे ऑप्शंस में भी डाउट होता था उसके, तो भी मैं वो पूरा टॉपिक पढ़ता था अपनी नोटबुक से। अच्छा। तो मैंने एज सच पूरी कोई रिवीजन एक बार पूरी मतलब सेकंड रिवीजन नहीं की, बट मैंने मल्टीपल रिवीजन छोटे छोटे टॉपिक्स की है। अच्छा, तो वो थोड़ा बताओगे कैसे करी छोटे छोटे टॉपिक, जैसे तुम मुझे लोअर लिम्ब का एग्जांपल दे रहे थे। यस सर। लाइक मेरे अगर गलत हो रहा है कोई क्वेश्चन, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है हाँ कि ये
क्वेश्चन मेरा गलत है तो उसके मैं ऑप्शंस देखता था। अच्छा अगर मेरे को ऑप्शंस नहीं समझ आ रहे अच्छा तो मैं फिर वो अपने टॉपिक्स देखता था अच्छा कि हाँ नोटबुक में ये है। अगर लोअर लिम्ब लेता हूँ क्योंकि वो मेरा मल्टीपल टाइम्स गलत होता था, अच्छा तो मैं लोअर लिम्ब और पेल्विस वाला पोर्शन मेरे गलत हो रहे हैं उससे 2 to 3 क्वेश्चंस, तो मैं अकेला सिर्फ मैं वही टॉपिक अपने नोट से पढ़ता था। अच्छा तो ऐसे करके मेरे नोट्स बार बार रिवाइज हो रहे थे और साथ साथ मैं एक नया सब्जेक्ट भी कर रहा था। अच्छा तो मैं नए नए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट भी साथ में शुरू किया हुआ है और साथ में मेरा रिवीजन भी चल रहा है। अच्छा और एक और तरीका, जैसे इनिशियली तो मैं यही करता था बट लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम पास आया टाइम भी कम होता था तो मेरे मतलब चेक करने का मेथड भी चेंज हो गया। या तो मेरे वो गलत तो या फिर जो मेरे को थोड़ा भी डाउट होता 2 ऑप्शन में मैं उसको गैस में मार्क कर लिया करता था। तो गैस वर्क और जो मैंने छोड़े ये तीनों क्वेश्चंस को मैं बाद में रिवाइज करता था। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हमें एक जीटी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? एक्चुअली मैं नंबर नहीं दे सकता बट मैं एक मेथड जरूर कहूंगा कि अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है तो आपको वो क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। अच्छा अगर आपको मतलब 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शंस में डाउट है तो फिर वो छोड़ देना चाहिए। अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है तो आपको मार्क करना चाहिए वो क्वेश्चन। अच्छा और मुझे ये बताओ कि लास्ट 2 वीक्स की कुछ अलग से स्ट्रेटेजी थी कि पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है या कुछ कुछ सिलेक्टिव चीजें करके गए थे? क्या करा था? एक्चुअली लास्ट में मैंने रिवीजन वीडियोस देखी थी। अच्छा पूरा वीडियोस नहीं देखा, मतलब पूरा वो नहीं किया, आपने सारे नोट्स नहीं किए। लास्ट में मैंने क्या किया कि जो मैं डैम्स का स्टूडेंट हूँ तो वहाँ पे एम्स कैप्सूल था। अच्छा। तो वो क्या है हाई यील्डिंग प्लेटफॉर्म्स है जो प्रीवियस ईयर में आया उसका टॉपिक को पूरा पढ़ाया हुआ है तो मैंने वो कंप्लीट किया। अच्छा। अगर मुझे लग रहा है नहीं इमेजेस साथ में चाहिए तो मैंने वो दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने वो इमेजेस चेक की। अच्छा और साथ में हाँ ये जरूर है कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर फिर से देखे। अच्छा हाँ प्रीवियस ईयर पेपर का बताओ, कुछ रोल है? प्रीवियस ईयर पेपर के एक्चुअली मैंने सिर्फ एम्स के किए थे तो उसी से मेरे को 3-4 क्वेश्चन रिपीट मिले थे। अच्छा। और 3-4 इनडायरेक्टली उनके ऑप्शन से मिले थे। अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये बहुत एडवांटेज पॉइंट होता है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही मतलब आपकी रैंक बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो डॉक्टर विपुल अब बहुत लोग होंगे जो स्टूडेंट्स अब नीट पीजी देने वाले हैं 3-4 महीने में, ठीक है, उनके लिए क्या एडवाइस करोगे कि क्या करना है उनको? अभी जैसे एक्सटेंशन का तो हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन मार्च के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर रहना है। अच्छा। तो अभी हमें मल्टीपल जीटीस साथ में क्या है कि हमें मतलब डेज डिवाइड करके शुरू कर देना चाहिए कि हाँ कि एटलीस्ट नीट से पहले हमारी मल्टीपल रिवीजन हो जाए। मल्टीपल कितनी? आइदर थ्रू जीटीस, अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो तो 3-4 टाइम्स ऐसे हो जाए, या अगर आप पूरा करने के लिए मतलब शुरू आपकी आदत है तो 2 टाइम्स तो एटलीस्ट हो ही जाए। अच्छा तो इन दी एंड डॉक्टर विपुल मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कंसिस्टेंट रहना और इतना मोटिवेटेड रहने का क्या क्या मंत्रा था? मतलब कैसे तुम रोज पढ़ पाते थे? सर क्योंकि इंटर्नशिप में लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर एक्चुअली ऐसा तो नहीं था कि मैं हर डे मतलब पढ़ पाता था बट ये जरूर था जिस दिन मैं लगता था कि आज मेरा लो डे है तो सेकंड अगर वो मेरा वेस्ट हो भी जाता है तो मैं सेकंड डे जो है कोई टेस्ट देता था और देन मैं रियलाइज करता था कि नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चंस भी मेरे गलत ना हो। तो ऐसे करके मैं अपने आप को मोटिवेट रखता था कि हाँ क्वेश्चंस करूंगा तो साथ में मेरे को गलत मिलेंगे और मेरे को उनसे बचना है और वो मेरे को जितने ज्यादा करेक्ट कर सकता हूँ उतने कोशिश करनी है। अच्छा बहुत ही अच्छा एटीट्यूड था तुम्हारा कि तुम गलत क्वेश्चन देख के और मोटिवेटेड होते थे। तो लोगों के साथ क्या होता है कि मार्क्स कम आते हैं तो वो एक्चुअली सर ये मेरे साथ शुरू से ही उल्टा रहा है कि अगर मेरे ज्यादा गलत होते हैं तो मैं ज्यादा मोटिवेट रहता हूँ कि नहीं मेरे को और करेक्ट करना है क्योंकि उनको करेक्ट करना मेरा मोटिव होता है। अच्छा तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम फेल कर रहे हैं किसी चीज़ में, अगर हमारे किसी चीज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो दोस्तों हमें डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है, हमें उस चीज़ को अपना उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है हमें, है ना? यस सर। और पढ़ाई करनी है। अगर हमारे INI-CET में रैंक अच्छा नहीं आया, ठीक है, अगर हमारा ग्रैंड टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो हमें अपने एनालाइज करना है कि हम कहाँ वीक जा रहे हैं और उन वीक पॉइंट्स पर और काम करके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छा करना है। तो इन दी एंड कोई एक मैसेज बता दो जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हो। अभी तो मैं यही कहूंगा कि आपका नेट आ रहा है तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मेहनत करो, पक्का आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। अच्छा चलो, थैंक यू डॉक्टर विपुल फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टेलिंग द स्टूडेंट्स कि कैसे हमें नीट पीजी की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट गाइस।